नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। आज मैं जीत आपकी बुक पढ़ रही थी जिसमें नज़रिए के बारे में बताया गया है। मैंने सोचा आपको भी बताऊं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। नज़रिए का महत्व। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेच कर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, पीले, नीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती थी तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे उस उड़ते गुब्बारे को देखते और वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर से बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती, उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का यही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि उसके जैकेट को कोई खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहाँ पर एक बच्चा खड़ा था। उसने उससे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़ोगे तो क्या वो भी उड़ेगा? बच्चे की सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारे अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज़ की वजह से उड़ता है। हमारी ज़िंदगी भी यही वसूल लागू होता है। अहम चीज़ हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नज़रिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नज़रिया बदल कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौक़ों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नज़रिए की वजह से ही मिलती है, जबकि अक्लमंदी या ख़ास तथ्यों और आंकड़ों की जानकारी की वजह से केवल 15% मौक़ों पर ही मिलती है। ताज्जुब की बात है कि ज़िंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी होती है, पर शिक्षा के मद की सारी रकम इन्हीं चीज़ों को पढ़ाने में खर्च की जाती है। जीत आपकी नाम की यह किताब कामयाबी के बाकी 85% के बारे में ही है। अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड, नज़रिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज़ है। यह ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक ज़िंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नज़रिए के बगैर अपना किरदार अच्छे तरह निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र चाहे जो हो, कामयाबी की बुनियाद तो नज़रिया ही है। अगर कामयाब होने के लिए नज़रिए की इतनी अहमियत है तो क्या हमें ज़िंदगी के बारे में अपने नज़रिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नज़रिया हमारे मकसद पर कैसे असर डालता है? हीरो से भरा खेत। हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज खुश इसलिए था, वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उसी रात हफीज सो नहीं पाया। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में ढूंढा पर वे वहाँ भी
नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर अपनी खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पर पड़े, एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज को हीरों के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने ये सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि हीरा है, यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, ये वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही थे। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे ही दबे हुए थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसमें हमें छह सीख मिलती हैं। जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमें केवल उन्हें पहचान लेना है। दूसरे खेत की घास हमेशा हरी लगती है, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। मौका जब आता है तो लोग उनकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दोबारा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। डेविड और गोलियत। हम सभी बाइबल में बताई गई डेविड और गोलियत की कहानी जानते हैं। गोलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने के लिए आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक ही नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वह सबको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से ही मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नज़रिया अलग था। हम नाकामयाबी को कैसे देखते हैं, यह हमारे नज़रिए पर तय होता है। आशावादी सोच वाले आदमी के नज़रिए के लिए कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है। दूसरी ओर निराशावादी सोच के आदमी के लिए यह रास्ते का रोड़ा बन सकता है। थिंक एंड गो रिच और कई अन्य किताबों के लेखक नेपोलियन हिल का कहना है कि हर समस्या अपने साथ अपने बराबर का या अपने से भी बड़ा अवसर साथ लाती है।
क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग, संस्थाएं या देश दूसरों के मुकाबले अधिक कामयाब क्यों होते हैं? इसमें कोई राज नहीं छिपा है। वे इसलिए कामयाब होते हैं कि वे दूसरों के मुकाबले अधिक असरदार ढंग से सोचते और काम करते हैं, अपनी सबसे कीमती जायदाद यानी लोगों में निवेश करते हैं। मैंने दुनिया की कई बड़ी कारपोरेशनों के अलावा अफसरों से बात की और उनसे पूछा, अगर आपके पास जादू की छड़ी हो और आपको केवल एक ऐसी चीज़ बदलनी हो जिससे आपको तरक्की मिल जाए, साथ ही उत्पादकता और लाभ भी बढ़ जाए, तो आप किस चीज़ को बदलना चाहोगे? सबका जवाब एक ही था। उनका कहना था कि वे अपने लोगों का नज़रिया बदलना चाहेंगे। नज़रिया बेहतर होने पर लोगों में टीम भावना बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी और वे ज़्यादा वफादार हो जाएंगे। कुल मिलाकर उनकी कंपनी में काम करने का बेहतर माहौल बन जाएगा। तजर्बा बताता है कि किसी भी व्यापार की सबसे कीमती पूंजी उससे जुड़े लोग होते हैं। पूंजी या औजारों से लोगों की कीमत अधिक होती है। बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा मानव संसाधन ही व्यर्थ या बेकार चला जाता है। लोग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं या सबसे बड़ा बोझ भी बन सकते हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि कस्टमर सर्विस, सेलिंग स्किल्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इनमें से ज़्यादातर कार्यक्रम काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इनमें से कोई भी तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उनकी बुनियाद सही ना हो, और वह सही बुनियाद है TQP। या TQP क्या है? इसका मतलब है टोटल क्वालिटी पीपल, यानी सारी खूबियों से भरे लोग, यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक नज़रिया वाले लोग होते हैं। मुझे लगता है, मुझे गलत ना समझें, आपको दूसरे सारे प्रोग्रामों की ज़रूरत है, लेकिन वे तभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही होगी, और वह नींव है TQP। उदाहरण के तौर पर कुछ ग्राहक सेवा कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करने वालों को प्लीज़ या थैंक यू कहना, मुस्कुराना और हाथ मिलाना सिखाया जाता है, लेकिन किसी आदमी में सेवा करने का जज्बा ही ना हो तो वह कब तक मुस्कुरा सकता है? इसके अलावा लोग नकली मुस्कान को पहचान जाते हैं, और अगर मुस्कान सच्ची न हो तो उसे देखकर चिढ़ पैदा होती है। मेरा कहना यह है कि असलियत को दिखावे पर हावी होना चाहिए, ना कि दिखावे को असलियत पर। बेशक ग्राहकों से पेश आने वाले लोगों को प्लीज़ और थैंक यू कहना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए। ये बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन याद रखें कि अगर मन में सेवा करने की भावना हो तो आम जिंदगी में ये बातें खुद ब खुद आसानी से शामिल हो जाते हैं। एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेज पास्कल से मिला और उसने कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊं। इस पर पास्कल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। महासंगठनों ने तनख्वाहों या काम करने के हालात के पैमानों पर नहीं आंका जाता, उन्हें भावना, नज़रिया और आपसी संबंधों के पैमानों पर आंका जाता है। जब कर्मचारी कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसके दो मायने हो सकते हैं। या तो उनका मतलब है कि उन्हें वह काम करने का तरीका मालूम नहीं, या फिर वे उस काम को करना नहीं चाहते। अगर वे काम करने का तरीका नहीं जानते तो यह टेक्निकल ट्रेनिंग का मुद्दा है, लेकिन अगर वे काम नहीं करना चाहते तो यह नज़रिए से जुड़ा मुद्दा हो सकता है। उन्हें उस काम की परवाह नहीं, या वह नैतिक का मुद्दा हो सकता है। वह मानते हैं कि उन्हें वह काम नहीं करना चाहिए। कैलगेरी टावर की ऊंचाई 190.8 मीटर है। उसका कुल वजन 1800
84 टन है, उसमें से 6,349 टन कुल वजन का लगभग 60% भाग वजन ज़मीन के अंदर है। इससे जाहिर होता है कि भव्य दिखने वाली कई इमारतों की नींव काफ़ी मजबूत होती है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी के टिके रहने के लिए भी मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है। और कामयाबी की बुनियाद होती है नज़रिया, संपूर्णतावादी नज़रिया। मैं संपूर्णतावादी नज़रिए में यकीन रखता हूँ। हम केवल हाथ, पाँव, आँख, कान, दिल और दिमाग नहीं, बल्कि एक संपूर्ण इंसान है। काम करने के लिए एक पूरा आदमी जाता है और काम करके वह पूरा आदमी लौटता है। घर की परेशानियां हमारे कामकाज पर और कामकाज से जुड़ी परेशानियां हमारी पारिवारिक ज़िंदगी पर असर डालती हैं। पारिवारिक समस्याओं की वजह से तनाव का शिकार होने पर हमारी उत्पादकता घट जाती है। इसी तरह कामकाज से जुड़ी परेशानियां न केवल हमारे परिवार बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालती। निजी पेशे से जुड़ी और सामाजिक समस्याएं एक दूसरे पर लाजमी तौर पर असर डालती हैं। आपके नज़रिए को तय करने वाले कारक। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हम नज़रिए के साथ ही जन्म लेते हैं या उसे बड़ा होने पर विकसित करते हैं? हमारा नज़रिया किन चीज़ों से बनता है? अगर माहौल की वजह से ज़िंदगी के बारे में आपका नज़रिया नकारात्मक हो गया है तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारे नज़रिए का ज़्यादातर हिस्सा हमारी ज़िंदगी की शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ खासियतों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नज़रिया बनता है उसे ख़ास तौर से ये 3 चीज़ें तय करती हैं: माहौल, तजर्बा, शिक्षा। हमें इन नज़रिए के ही यस कह सकते हैं। अब इन तीनों पर नज़र डालते हैं। माहौल में ये चीज़ें शामिल होती हैं: घर, अच्छा या बुरा असर; स्कूल, साथियों का दबाव; काम, मददगार या ज़रूरत से अधिक नुक्ताचीनी करने वाला सुपरवाइज़र; मीडिया, टेलीविज़न, अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, फिल्में; सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, परंपराएं और मान्यताएं; सामाजिक माहौल, राजनीतिक माहौल। ऊपर बताए गए सारे माहौल मिलकर हमारी तहजीब बनाते हैं। घर हो, संस्था हो, देश हो, हर जगह अपनी एक तहजीब होती है। उदाहरण के तौर पर आप एक स्टोर में जाते हैं तो वहाँ के मैनेजर से लेकर सेल्स क्लर्क तक को विनम्र, मददगार, दोस्ताना और खुशमिजाज से भरा पाते हैं। फिर आप दूसरी दुकान में जाते हैं तो वहाँ काम करने वालों को रूखा और बदमिजाजी पाते हैं। आप एक घर में जाते हैं तो वहाँ माँ बाप और बच्चों को तमीज़ वाला, मिलनसार और दूसरों का ख्याल रखने वाला पाते हैं, जबकि दूसरे घर में जाने पर हर आदमी को कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ता पाते हैं। जिन देशों की सरकारें और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, कानून का पालन करने वाले और मददगार होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि बुरे माहौल में अच्छा काम करने वाले की काम करने की शक्ति घट जाती है। तहजीब कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती, बल्कि यह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल तैयार किया। बुरे माहौल में लोगों से अच्छे व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। जहाँ कानून का न होना ही कानून बन जाता है, वहाँ ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। कुछ समय निकालकर इस बात का गौर कीजिए कि हमारा माहौल हम पर कैसे असर डालता है और हम जो माहौल तैयार करते हैं वह दूसरों पर कैसे असर डालता है। तजर्बा। अलग अलग
लोगों से मिले तजर्बे के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नज़रिया अच्छा होता है, और पर बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी ज़िंदगी के संदर्भ बिंदु बन जाते हैं। हम अपने नतीजे निकालते हैं जो भविष्य के लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की होती है। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है, और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। शिक्षक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है। इसके असर की लहरें अनगिनत हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। सकारात्मक नज़रिया वाले लोगों को कैसे पहचानें? जिस तरह सेहत खराब होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होता, उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक ना होने का मतलब यह नहीं होता कि वह सकारात्मक है। सकारात्मक नज़रिया वाले लोगों की शख्सियत में कुछ ऐसी शख्सियतें होती हैं जिनकी वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग दूसरों का ख्याल रखने वाले, आत्मविश्वास से भरे, धीरज वाले और विनम्र होते हैं। ये लोग खुद से और दूसरों से भी काफ़ी ऊंची उम्मीदें रखते हैं। उन्हें अच्छे नतीजे हासिल होने की आशा रहती है। सकारात्मक नज़रिया वाला आदमी हर मौसम में फलने वाले 12मासी फल जैसा होता है। उसका हमेशा स्वागत किया जाता है। सकारात्मक नज़रिए के फ़ायदे। सकारात्मक नज़रिए के कई फ़ायदे हैं। इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आसानी से दिखाई देने वाली चीज़ को उतनी ही आसानी से अनदेखी भी कर दिया जाता है। सकारात्मक नज़रिया आपके लिए फ़ायदेमंद। शख्सियत खुशनुमा हो जाती, जोश पैदा होता है, ज़िंदगी का आनंद बढ़ जाता है, आपके अगल बगल के लोगों को प्रेरणा मिलती है, आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्य और राष्ट्र की संपत्ति बन जाते हैं। संस्थाओं के लिए उत्पादकता बढ़ जाती है, टीम भावना बढ़ती है, समस्याएं हल हो जाती हैं, गुणवत्ता बढ़ जाती है, माहौल आपके मुताबिक बनता है, वफादारी बढ़ती है, लाभ ज़्यादा मिलता है, मालिक कर्मचारी और ग्राहक के बीच बेहतर संबंध बनते हैं, तनाव कम होता है। नकारात्मक नज़रिए के नतीजे। ज़िंदगी की राह रुकावटों से भरी पड़ी है, और अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक हो तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाते हैं। नकारात्मक नज़रिया वाले लोगों के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी और संबंधों को कायम रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। नकारात्मक नज़रिया की वजह से संबंधों में कड़वाहट बढ़ती है, लोग नाराज़ रहते हैं, ज़िंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब रहती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ता है। नकारात्मक नज़रिए की वजह से घर और कामकाज की जगह का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसा आदमी समाज के लिए बोझ बन जाता है। ये लोग अपने नकारात्मक नज़रिए को छुआछूत रोग की तरह अपने आसपास के लोगों और अपने आने वाली पीढ़ी तक फैला देते हैं। इंसान का स्वभाव आमतौर पर बदलाव विरोधी होता है। हमें बदलाव तकलीफ दे लगता है, बदलाव का नतीजा अच्छा हो या बुरा, पर अक्सर इससे तनाव बढ़ता है। कई बार हम अपनी बुराइयों के साथ जीने में इतना आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी के लिए होने वाले बदलावों को भी कबूल नहीं करना चाहते। हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। चार्ल्स डिकेंस ने एक ऐसे कैदी के बारे में लिखा जो सालों तक एक काल कोठरी में कैद रहा। सज़ा काट लेने के बाद उसे आज़ाद कर दिया गया। उसे काल कोठरी से बाहर खुली धूप में लाया गया। उस आदमी ने अपने चारों ओर देखा। कुछ देर में ही वह अपनी नई आज़ादी से परेशान हो गया। उसने वापस काल कोठरी में जाने की इच्छा जाहिर की। वह आदमी आज़ादी और खुली दुनिया के बदलावों को कबूल करने के बजाय काल कोठरी, अंधेरे और हथकड़ियों में ही सुरक्षा और आराम महसूस कर रहा था, क्योंकि वह उन्हीं का आदी हो चुका था। इन दिनों भी कई कैदी ऐसा ही व्यवहार करते हैं।
एक अनजाने संसार के साथ तालमेल कायम करने का तनाव उनकी बर्दाश्त से बाहर होता है, इसलिए वे जानबूझकर और अपराध करते हैं ताकि उन्हें वापस जेल में भेज दिया जाए। वहाँ उनकी आज़ादी पर भले ही पाबंदी रहती हो, लेकिन उन्हें अपने बारे में कम फैसले लेने पड़ते हैं। अगर हमारा नज़रिया सकारात्मक है तो हमारी ज़िंदगी सीमाओं में कैद है। ऐसे नज़रिए की वजह से हमको अपने काम में सीमित कामयाबी ही मिल सकेगी, हमारे दोस्तों की तादाद कम होगी और हम ज़िंदगी का कम आनंद उठा पाएंगे। अगले सकारात्मक नज़रिया विकसित करने के तरीके के बारे में चर्चा। हमारे सामने मौजूद किसी भी तत्व को ज़्यादा महत्वपूर्ण उस तत्व के बारे में हमारा नज़रिया होता है, क्योंकि हमारी सफलता उसी से तय होती है। हम बचपन में जो भी नज़रिया अपनाते हैं वो उम्र भर हमारे साथ रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि बचपन में हमारे लिए सकारात्मक नज़रिया बनाना बेहद आसान होता है। अगर पैदाइशी मिजाज और बचपन के तजर्बे के मेल से आपका नज़रिया सकारात्मक बन गया है तो हम वाकई खुशकिस्मत हैं, लेकिन जानबूझकर या हालात की वजह से हमारा नज़रिया नकारात्मक बन गया हो तो क्या हम उससे चिपके रहेंगे? कतई नहीं। क्या इसे बदला जा सकता है? हाँ। क्या ऐसा करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। क्या यह करने लायक है? यकीनन। हम सकारात्मक नज़रिया कैसे बना और बरकरार रख सकते हैं, इसके लिए हमको सकारात्मक नज़रिया बनाने के वसूलों से वाकिफ़ होना होगा। सकारात्मक नज़रिया कायम रखने की इच्छा पैदा करनी होगी। इन उसूलों को अमल में लाने के लिए अनुशासित तथा निष्ठ होना होगा। हमें जैसा कि माहौल, शिक्षा और तजर्बा मिला हो, बड़े होने के बाद हमारे नज़रिए के लिए कौन जिम्मेदार है? खुद हमें अपने व्यवहार और कामों की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। कुछ लोग किसी गलती के लिए खुद को छोड़कर बाकी सभी लोगों को दोषी ठहराते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हर सुबह शाम अपना नज़रिया खुद चुनें। नकारात्मक नज़रिए वाले लोग अपनी सफलताओं के लिए अक्सर माँ बाप, शिक्षक, जीवनसाथी, बास, सितारों, तकदीर, आर्थिक स्थितियों और सरकार यानी पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते हैं। हमको अपने बीते दिनों से आज़ाद होना होगा। हमें अपनी शख्सियत पर जमी धूल को झाड़कर मुख्य धारा में शामिल होना होगा। हमें अपने सपनों की एक मुकम्मल तस्वीर बनाकर आगे बढ़ना होगा। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई से जुड़ी चीज़ों के बारे में सोचने से हमारी सोच सकारात्मक हो जाएगी। अगर हम सकारात्मक नज़रिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो हमको सावधानीपूर्वक कदम उठाने होंगे। हमें अच्छी चीज़ों का खोजी बनना पड़ेगा। हमें ज़िंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा। किसी इंसान या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना शुरू करें। हम में से ज़्यादातर लोगों को अपनी ही सोच का माहौल इस ढंग से ढाल देता है कि हम गलतियों और कमियों को ढूंढने के आदी हो चुके होते हैं, इसीलिए तस्वीर का अच्छा पहलू हमसे अनदेखा रह जाता है। एंड्रयू कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। करोड़ रुपए इस ज़माने में भी बहुत होते हैं, लेकिन सन 1920 के आसपास तो उनकी बहुत ज़्यादा कीमत थी। किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफ़ी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। हमको 1 तोला सोना खोद निकालने के लिए 1 टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। एंड्रयू कार्नेगी के जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छुपा हुआ हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर ना दिखाई दे रही हो। ऐसे हालात में हमें उसे गहराई से जाकर तलाशना होगा।
हमारा मकसद क्या है? सोना तलाशना। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज़ में कमियां ढूंढेंगे तो हमको ढेरों कमियां दिखाई देंगी, लेकिन हमें किसी चीज़ की तलाश है, सोने की या मिट्टी की, कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देंगे। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। कुछ लोग हर चीज़ में नुक्स निकालते हैं। कोई काम भले ही बहुत अच्छी तरह से किया गया हो, पर उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों ने नुक्स निकालने को ही अपना पेशा बना लिया है। पेशेवर आलोचक हैं वे। इस तरह नुक्ताचीनी करते हैं जैसे कि उन्हें इसके लिए किसी प्रतियोगिता में इनाम मिलने वाला हो। वे हर एक इंसान में और हर एक हालात में कोई न कोई नुक्स ढूंढ ही निकाल लेंगे। हमें लोग ऐसे हर दफ्तर और हर परिवार में मिल जाएंगे। वे चारों ओर कमियां ढूंढते और यह बताते फिरते हैं कि चीज़ें कितनी बुरी हैं। वे अपनी समस्याओं के लिए पूरी दुनिया को दोषी मानते हैं। ये लोग दूसरों के जोश पर पानी फेर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक नाम है, ये लोग ताकत को चूसने वाले कहलाते हैं। ऐसे लोग कैफेटेरिया में जाकर 20 कप चाय पिएंगे, सिगरेट के लंबे लंबे कस खींचेंगे, और यह सब करने का उनके पास केवल एक बहाना रहता है कि वे अपने तनाव को दूर कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ऐसा करके वे खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव और बढ़ा देते हैं। वे प्लेग की बीमारी की तरह हर तरफ मायूसी का पैगाम फैलाते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसके नतीजे बुरे या गलत हों। रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीम बोल्ट की आविष्कार की हडसन नदी के किनारे उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। उसे देखने के लिए जमा हुई भीड़ में कुछ निराशावादी और शक्की मिजाज के लोग भी शामिल थे। उन लोगों ने मजाकिया लहजे में बोला कि बोट कभी चालू नहीं होगी। जब बोट चालू हो कर नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा था कि वह बोट कभी चालू नहीं होगी, वही लोग फौरन चिल्लाने लगी, बोट अब कभी नहीं रुकेगी। यह भी क्या नज़रिया है। एक शिकारी ने चिड़िया को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी वह कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी। वह अपने दोस्तों को यह काबिले गौर चीज़ दिखा पाएगा। उसने अपने एक दोस्त को बतख का शिकार देखने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बतखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उन चिड़ियों को लाने का हुक्म दिया। कुत्ता चिड़ियों को लाने के लिए दौड़ पड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा या उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या उसने कुत्ते में कोई ख़ास बात देखी? दोस्त ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसमें एक ख़ास बात देखी, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। निराशावादी किसे कहते हैं? निराशावादी लोगों के ये लक्षण होते हैं। जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती तो वे नाखुश रहते हैं। उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो यह सोचकर नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के बाद उन्हें फिर बदतर महसूस करना होगा। उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त शिकायत काउंटरों पर बीतता है। हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं अंधेरा कितना है। वे ज़िंदगी के आईने में हमेशा दरारें तलाशते हैं। यह सुन लेने पर कि किसी और जगह की तुलना में बिस्तर पर ज़्यादा लोगों की मौत होती है, वे बिस्तर पर सोना छोड़ देते हैं। वे इस अंदेशे की वजह से अपनी सेहत का मज़ा नहीं ले पाते कि कल वे बीमार पड़ सकते हैं। वे बदतर नतीजों के बारे में सोचते भर नहीं हैं, बल्कि हर घटना को बदतर बना भी देते हैं। उन्हें चाँद में केवल धब्बे दिखाई देते हैं। वे मानते हैं कि सूरज केवल परछाइयाँ पैदा करने के लिए चमकता है। वे सहूलियतों को भूलकर केवल अपनी दिक्कतें गिनते हैं। वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। सोचते हैं कि कोई खतरा क्यों उठाया जाए।
अच्छे पहलू पर ध्यान देने का यह मतलब नहीं कि कमियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। आशावादी बनिए। कोई आदमी आशावादी कैसे बन सकता है? नीचे लिखी लाइनों में यह बात बहुत अच्छी तरह बताई। इतने मजबूत बनिए कि अपने मन की शांति को कोई भंग न कर सके। हल मिलने वाले आदमी से सेहत, खुशी और संपत्ति के बारे में बात करें। अपने सभी दोस्तों को एहसास कराएं कि हम उनकी खूबियों और मजबूतियों के कदर करते हैं। हर चीज़ के केवल उजले पहलू को देखें। केवल अच्छी से अच्छी बातें सोचें। केवल अच्छे से अच्छे नतीजों के लिए काम करें और केवल अच्छे से अच्छे नतीजों की उम्मीद करें। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाएं और आने वाले दिनों में ज़्यादा बड़ी कामयाबियाँ हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। हर आदमी का मुस्कुराकर स्वागत करें। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही ना बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू न सके और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही ना। वह चांदनी रातों में सोया। उसने सुनहरी धूप का मज़ा उठाया। कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह गुजर गया, कुछ कर न हार कर। हम जिंदगी में कभी ना कभी टाल मटोल करते हैं। मैंने भी ऐसा किया, जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टाल मटोल की आदत की वजह से हमारा नज़रिया नकारात्मक बन जाता है। किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को ना करने के लिए की जाने वाली टाल मटोल की वजह से होती है। कोई भी काम पूरे होने पर खुशहाली लाता है और हौसला बुलंद होता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही ख़त्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। अगर हम सकारात्मक नज़रिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीने और हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, यह वैसी ही बात है जैसे कि कोई छोटा बच्चा कहता है, मैं बड़ा होने पर फला काम करूंगा जिससे मुझे खुशियां मिलेंगी। जब वह बड़ा हो जाता है तो कहता है, मैं खुशियां पाने के लिए फला काम कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद करूंगा। जब वह कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर लेता है तो कहता है कि उसे खुशियां पहली नौकरी हासिल करने पर मिलेंगी। पहली नौकरी मिलने के बाद वह कहता है कि उसे खुशियां शादी हो जाने पर मिलेंगी। शादी हो जाने पर वह कहता है कि उसे खुशियां तब मिलेंगी जब उसके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। जब उसके बच्चे स्कूली पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो वह कहता है कि उसे खुशियां रिटायर होने के बाद मिलेंगी। और रिटायर होने के बाद वह क्या देखता है? वह देखता है कि उसकी आंखों के सामने ही पूरी ज़िंदगी गुजर चुकी है। कुछ लोग अपनी टाल मटोल की आदत को भारी भरकम शब्दों की आड़ में छिपाते हैं। वे कहते हैं बारीकी से सोच रहा हूँ और 6 महीने के बाद भी वे सोच ही रहे होते हैं। वे यह नहीं समझते कि दरअसल उन्हें एक बीमारी है जिसे बारीकी से सोचने का लकवा कहते हैं। इस वजह से वे कभी सफल नहीं हो पाते। टाल मटोल करने वालों की एक और नस्ल होती है। ये लोग कहते हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ। न केवल 1 महीने बल्कि 6 महीने के बाद भी वे तैयारी ही कर रहे होते हैं। ये लोग भी नहीं समझ पाते कि उन्हें बहानेबाजी की बीमारी है। वो लगातार बहाने बनाते रहते हैं। वर्तमान में जिएं। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। हम किसी भी दर्शन में विश्वास करते हों, पर हमें ज़िंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक ही बार मिलता। दांव पर इतनी कीमती चीज़ें लगी होती हैं कि आप ज़िंदगी यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। दांव पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा होता है। हम कहाँ हैं और किस दौर में हैं? जवाब है कि इस दौर में हैं और यहीं हैं। इसलिए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें। इसका यह मतलब नहीं कि हमें भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि पैगाम यह है कि हमें आगे की योजना बनाने की ही ज़रूरत है। और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तेमाल खुशहाली के लिए कर रहे हैं तो हम खुद ब खुद आने वाले बेहतर कल के लिए बीज बो रहे हैं।
क्या हम मानते हैं अगर हम अपने नज़रिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो टाल मटोल की आदतें छोड़कर तुरंत काम करो पर अमल करना सीखें। ज़िंदगी में सबसे दुख भरे शब्द, ऐसा हो सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं यह कर सकता था, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो यह काम हो सकता था। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर न टालें। मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वालों के मन में भी टाल मटोल करने की इच्छा ज़रूर पैदा हुई होगी, पर उन्होंने उसे अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। लोग जब कहते हैं मैं यह काम किसी और दिन करूँगा, तो इस बात को तय मान लीजिए कि वे उस काम को कभी नहीं करेंगे। कुछ लोग इस बात का इंतज़ार करते हैं कि उनके घर से निकलने से पहले सारी लाल बत्तियां हरा सिग्नल देने लगें, पर ऐसा कभी नहीं होता। वे शुरुआत करने से पहले ही नाकामयाब हो जाते हैं। यह दुखद स्थिति है। टाल मटोल करना बंद करें। क्या हमें बहानेबाजी करने की आदत को इसी समय अलविदा नहीं कह देना चाहिए? अपनी दिक्कतों के बारे में सोचने के बजाय अपनी सहूलियत के बारे में सोचें। अपने इर्द गिर्द के फूलों की खुशबू सूंघने के लिए वक्त निकालें। आप कई बार सुनते होंगे कि कोई आदमी दुर्घटना की वजह से अंधा या अपाहिज हो गया, लेकिन उसे हर्जाने के तौर पर लाखों रुपए मिल गए। हम में से कितने लोग ऐसे आदमी की जगह लेना चाहेंगे? ऐसे चाहने वाला शायद ही कोई होगा। हम शिकायतें करने के इतने आदी हो गए हैं कि उन चीज़ों को हमारी नज़र ही नहीं जाती जो हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं जब कहता हूँ कि अपने दिक्कतों के बजाय सहूलियतों पर गौर करें, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें आत्मसंतुष्ट हो जाना चाहिए। एहसानमंद होने के नज़रिए का मतलब आत्मसंतुष्ट नहीं। यदि मेरी बातों से आपको आत्मसंतुष्ट हो जाने का संदेश मिला है, तो मैं अपनी बात को न समझ पाने के लिए दोषी हूँ और आप दोषी हैं अपना मनपसंद मतलब निकालने के लिए। लोग किसी बात का मनचाहा मतलब कैसे निकालते हैं, यह बताने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक डॉक्टर को शराबियों के एक समूह में संबोधित करने के लिए मेहमान वक्ता के रूप में बुलाया गया। वह उनके सामने कोई ऐसा नमूना पेश करना चाहता था जिससे उन्हें यह एहसास हो कि शराब सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। उसने 2 कांच के बर्तन लिए, एक में साफ पानी भरा और दूसरे में शराब। उसने साफ पानी में एक केचुआ डाला, वह आसानी से तैरता हुआ पानी के ऊपर आ गया। फिर उसने एक केचुआ शराब में डाला और वह सबकी आंखों के आगे टुकड़े टुकड़े हो गया। वह यह साबित करना चाहता था कि शरीर के अंदर शराब का ऐसा ही असर होता है। यह नमूना पेश करने के बाद उसने शराबियों के समूह से पूछा कि उन्हें इससे क्या सीख मिली। उसका सवाल सुनकर पीछे बैठे एक शराबी ने जवाब दिया, इसका मतलब यह है कि शराब पीने से हमारे पेट के कीड़े नहीं होंगे। क्या उस कहानी का यही संदेश था? बिल्कुल नहीं। किसी बात का मनचाहा मतलब ऐसे ही निकाला जाता है। वह हम नहीं सुनते जो हमें सुनाया जाता है, बल्कि वह सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हमें मिली बहुत सारी नियामतें छिपे हुए खजाने की तरह हैं। हमें अपनी दिक्कतों के बारे में नहीं बल्कि अपनी नियामतों के बारे में सोचना चाहिए। आइए पहले हम अपनी कुछ गलतफहमियों को दूर करें। आम तौर पर माना जाता है कि हम स्कूल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करते हैं। कई देशों में आयोजित की जाने वाली सेमिनारों में मैं अपने श्रोताओं से यह सवाल अक्सर पूछता हूँ, क्या हम स्कूल कॉलेज में वास्तव में शिक्षा हासिल करते हैं? इस बात पर आम तौर पर सहमत है कि वहाँ शिक्षा कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं और ज़्यादातर लोग उससे वंचित रह जाते हैं। मेरी बात का गलत मतलब ना निकालें। हमें स्कूल कॉलेजों से ढेरों सारी सूचनाएं हासिल होती हैं। शिक्षित होने के लिए सूचनाएं भी ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ ही हमें शिक्षा का यही मायने भी समझना चाहिए।
सही मायने भी समझना चाहिए। बौद्धिक शिक्षा हमारे दिमाग पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा हमारे मन को प्रभावित करती है। यदि शिक्षा मन को ट्रेनिंग नहीं देती तो खतरनाक हो सकती है। अगर हम अपने दफ्तर, घर और समाज में लोगों के चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें उन्हें एक स्तर तक नैतिक शिक्षा देनी होगी। ईमानदारी, दया, साहस, दृढ़ता और जिम्मेदारी जैसे बुनियादी गुण विकसित करने वाली शिक्षा बेहद ज़रूरी है। हमें ज़्यादा अक्षर शिक्षा की ज़रूरत नहीं, बल्कि चरित्र बनाने वाली शिक्षा की है। नैतिक स्तर पर शिक्षित आदमी में उस आदमी की तुलना में ज़्यादा कामयाबी और तरक्की हासिल कर सकता है जिसे ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिली हो, पर जिसके पास नैतिकता की पूंजी बिल्कुल ना हो। विश्वविद्यालय से युवक बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं, क्योंकि हम युवाओं को नैतिकता का कोई आधार नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तलाश है। असली शिक्षा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है। एक अनपढ़ चोर शायद मालगाड़ी से सामान ही चुराएगा, पर पढ़ा लिखा चोर तो रेल की पूरी पटरी ही उड़ा ले जाएगा। हमें ग्रेड नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमान हासिल करने के लिए होड़ लगानी चाहिए। तथ्यों को जानने से ज्ञान हासिल होता है और उनका सरलीकरण करने के लिए समझदारी प्राप्त होती है। कोई आदमी अच्छा ग्रेड और ऊंची डिग्री हासिल करने के बावजूद अशिक्षित रह जाता है। ज़्यादा सीखे बिना भी अच्छे ग्रेड और डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन सबसे अहम बात कोई सीख सकता है तो वह यह है, सीखने के सही तरीके को सीखें। लोग सूचनाओं को रटने की काबिलियत को ही गलती से शिक्षा समझ लेते हैं। बिना मूल्यों के दिमागी शिक्षा समाज के लिए आफत को पैदा करती है। हमें आकार बताया ज्ञान शक्ति नहीं, हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह असलियत नहीं। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है और यह तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक इंसान पढ़ना नहीं जानता, दूसरा पढ़ना जानते हुए भी नहीं पढ़ता। दोनों में क्या फ़र्क है? बेन फ्रैंकलिन के मुताबिक कोई ख़ास फ़र्क नहीं। सीखने और खाने में काफ़ी समानता है। अहम बात यह नहीं होती कि हमने कितना खाया, बल्कि यह होती है कि हमने कितना पचाया। सच यह है कि ज्ञान में शक्ति छिपी होती है, पर असली शक्ति बुद्धिमत्ता है। शिक्षा के कई रूप होते हैं। इसका मतलब केवल ग्रेड और डिग्री हासिल करना नहीं होता। शिक्षा के दायरे में ये सारी बातें शामिल हैं। अपनी शक्ति को बढ़ाना, आत्म अनुशासन सीखना, दूसरों की बातें ध्यान से सुनना, सीखने की गहरी इच्छा होना। हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह होता है, उसका तेज या मंद होना इस पर निर्भर करता है हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सोचते हैं ज्ञान पाना महंगा है तो अज्ञानी बन के देखो। ज़रूरी नहीं कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से वह अखबार नहीं पढ़ता था, उस ऊंचा सुनने की वजह से रेडियो नहीं सुनता था और आंखें कमज़ोर होने की वजह से उसने कभी टेलीविज़न भी नहीं देखा था। इसके बावजूद वह काफ़ी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफ़े में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसने और ज़्यादा आलू खरीदना शुरू किया, साथ ही पहले वाले चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद कर ले आया। उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल ही में कॉलेज से BA की डिग्री हासिल कर चुका उसका बेटा पिता का हाथ बटाने के लिए चला आया। उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार बनने वाले हैं? पिता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे उसके बारे में बताओ। बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं, घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज
पढ़ चुका है, जा चुका है, अखबार पढ़ता है, रेडियो सुनता है, इसलिए उसकी राय को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन से उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपने साइन बोर्ड नीचे उतार दिया। उसका जोश खत्म हो चुका था। जल्दी ही उसी दुकान पर आने वालों की तादाद घटने लगी और उसकी बिक्री तेज़ी से गिरने लगी। पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले ही सचेत कर दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे ये नतीजा निकलते हैं, हम अपनी सोच के मुताबिक खुद को आत्मसंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणियाँ कर देते हैं। कई बार हम बुद्धिमान को अच्छा फैसला मानने की गलती भी कर बैठते हैं। एक इंसान ज़्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद गलत फैसला कर सकता है। अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए, लेकिन अमल अपने ही फैसले पर करिए। अगर किसी इंसान में आगे दी हुई 5 खूबियाँ हों तो वह स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना कामयाब हो सकता है। चरित्र, प्रतिबद्धता, दृढ़ विश्वास, तहजीब, साहस। कई लोग ज़्यादा ज्ञानी हैं, उन्हें चलता फिरता विश्वकोश माना जा सकता है, पर दुख की बात है कि इसके बावजूद वे नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल होते हैं। समझदारी का मतलब किसी हुनर को तेज़ी से सीखना है। हुनर एक योग्यता है। क्षमता में योग्यता और सीखे गए हुनर को अमल में लाने की इच्छा, ये दोनों बातें शामिल होती हैं। इच्छा एक नज़रिया है जो किसी हुनरमंद इंसान को क्षमतावान बनाता है। बहुत से लोग हुनरमंद तो होते हैं लेकिन सामर्थ्यवान नहीं होते, क्योंकि सही नज़रिए के बिना काबिलियत व्यर्थ जाती है। यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेदारी ज्ञान देना और चरित्र निर्माण होता है, न कि व्यापारिक और तकनीकी शिक्षा देना। शिक्षित होने का मतलब क्या है? हमें शिक्षित किसे मानना चाहिए? पहले वे जो रोज़ाना आने वाले हालात का सामना सही ढंग से करते हैं और वे जो हालात से सामना होने पर सही निर्णय लेने और सही कदम उठाने में शायद ही कभी चूकते हों। दूसरे वे जो दूसरों के साथ व्यवहार में बड़प्पन दिखाते हैं, दूसरों के अप्रिय व्यवहार और बातों का बुरा नहीं मानते और अपने सहयोगियों के साथ उतने भले होते हैं जितना कि एक इंसान हो सकता है। और आगे वे जो अपनी खुशियों पर काबू रखते हैं और कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और कठिन परिस्थितियों का मुकाबला एक बहादुर इंसान की तरह करते हैं, जो इंसानी फितरत है। और सबसे बड़ी बात कि वे लोग जो सफलता मिलने पर बिगड़ते नहीं, जो अपनी असलियत से मुंह नहीं मोड़ते, साथ ही बुद्धिमान और धीर गंभीर व्यक्ति की तरह दृढ़ता से जमीन पर पैर जमाए रखते हैं। तुक्के से मिली अच्छी चीज़ों पर खुश होने के बजाय जन्म से मिली काबिलियत और बुद्धि से प्राप्त कामयाबियों पर खुश होते हैं। खुश होने की ऐसी प्रवृत्ति उनके बचपन से ही होती है। जिन लोगों के चरित्र में इनमें से एक दो नहीं बल्कि सारे गुण, जिन्होंने ये सभी बातें सीखी, वे ही सर्वगुण संपन्न सच्चे अर्थों में शिक्षित हैं। थोड़े में कहें तो पढ़े लिखे वे लोग जो किन्हीं भी हालात में साहस और अक्लमंदी से काम करना तय करते हैं। अगर कोई मूर्खता के बजाय समझदारी, बुराई के बजाय अच्छाई और असभ्यता के बजाय सद्गुण को चुनता है, तो ऐसे आदमी के पास स्कूली डिग्रियां न होने के बावजूद उसे शिक्षित माना जाना चाहिए। बहुमुखी शिक्षा क्या है? एक जंगल में कुछ जानवरों में स्कूल शुरू करने का फैसला किया। छात्रों में एक चिड़िया, एक गिलहरी, एक मछली, एक कुत्ता, एक खरगोश और दिमागी तौर पर कमज़ोर ईगल मछली थी। पाठ्यक्रम तय करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। बोर्ड ने तय किया
छात्रों को बहुमुखी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें उड़ना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना, बिल खोदना सिखाया जाएगा। हर जानवर को सभी तालीम हासिल करने की पाबंदी थी। चिड़िया उड़ान भरने में माहिर थी। उसने इस विषय में ए ग्रेड हासिल किया, लेकिन जब बिल खोदने की बारी आई तो वह अपनी चोंच और पंख तोड़ बैठी और असफल साबित होने लगी। इस नाकामयाबी का उस पर ऐसा असर पड़ा, जल्दी उसे उड़ान भरने में भी सी ग्रेड मिलने लगा। पेड़ पर चढ़ने और तैरने में तो वह फेल हो ही गई। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में काफ़ी कुशल थी, लेकिन वह तैरने में असफल हुई। मछली सबसे अच्छी तैराक थी, वह पानी के बाहर निकल ही नहीं सकती थी, इसलिए कभी बाकी सभी विषयों में फेल हो गई। कुत्ता स्कूल गया ही नहीं, उसने फीस भी जमा नहीं की और प्रबंधकों से इस बात को लेकर झगड़ता रहा कि पाठ्यक्रम में भौंकना भी शामिल किया जाए। खरगोश को बिल खोदने में ए ग्रेड मिला, लेकिन उसके लिए पेड़ पर चढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या। वह बार बार असफल होता रहा और एक दिन ज़मीन पर इस प्रकार बुरी तरह गिरा कि उसे ब्रेन डैमेज हो गया। वह बच तो गया, लेकिन उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि उसे बिल खोदने में भी दिक्कत होने लगी और उसे इस विषय में भी सी ग्रेड मिलने लगा। आखिरकार दिमागी तौर पर बीमार ईल को, जिसने हर काम अधूरे ढंग से किया था, कक्षा का सबसे उत्तम छात्र घोषित किया गया। बोर्ड खुश था कि हर छात्र को बहुमुखी शिक्षा मिल रही थी। सही मायने में बहुमुखी शिक्षा छात्रों को जिंदगी के लिए इस ढंग से तैयार करती है जिसमें मौजूद किसी भी क्षेत्र विशेष से संबंधित योग्यता और क्षमता भी बरकरार रहे। कुदरत ने हम सभी को कुछ खास क्षमताएं दी हैं। हमिंगबर्ड गुंजन करने वाली छोटी सी चिड़िया का वजन 1 तोला के 10वें हिस्से के बराबर होता है। वजन इतना कम होने की वजह से ही वह काफ़ी मुश्किल किस्म की कलाबाजियाँ भी कर सकती है। वह अपने पंखों को केवल 1 सेकंड में 75 बार फड़फड़ा सकती है। अपनी इस खूबी की वजह से हमिंगबर्ड उड़ान भरते समय तरह तरह के फूलों का मधु पी सकती है, पर वह हवा में ऊंची उड़ान भरने, तैरने या छलांग मारने में असमर्थ होती है। दूसरी ओर शुतुरमुर्ग का वजन लगभग 300 पाउंड होता है। वह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, पर उड़ान नहीं भर सकता, लेकिन उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वह 50 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है और 12-15 फीट लंबे कदम भर सकता है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं जितनी कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा न होना। जानकारी का भ्रम होना शिक्षा नहीं बल्कि अज्ञानता। बेवकूफ़ लोगों के पास एक अजीब तरीके का आत्मविश्वास होता है जो सिर्फ अज्ञानता से ही आता है। अज्ञानी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अज्ञानता को अपना कैरियर बना लेना यकीनन बेवकूफ़ी है। कुछ लोग अज्ञान जमा कर लेते हैं और फिर उसी को शिक्षा मानने की भूल कर बैठते हैं। अज्ञानता वरदान नहीं, या तो अभाव, दुख, गरीबी और बीमारी का दूसरा नाम है। अगर अज्ञानता कोई नियामत है तो ज़्यादातर लोग खुश क्यों नहीं? अगर थोड़ा ज्ञान होना खतरनाक है तो बहुत सी अज्ञानता छोटापन, डर, कट्टरपन, अहंकार और पक्षपात की तरफ ले जाता है। समझदारी अज्ञानता के अंधकार को मिटाने को कहते हैं। हम सूचना युग में जी रहे हैं। एक अंदाज के मुताबिक सूचना की मात्रा हर साल दूनी हो जा रही है। सूचनाओं के इतने सरलता से उपलब्ध होने के कारण इन दिनों अज्ञानता को मिटाना आसान है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमें ज़रूरी चीज़ों के अलावा बाकी हर चीज़ सिखाई जाती है। हमें लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, पर ऐसी बौद्धिक शिक्षा किस काम की जो इंसान को दूसरे की इज्जत करना और हमदर्दी से पेश आना न सिखाए। हमारे स्कूल ज्ञान के झरने हैं। कुछ छात्र वहाँ अपनी प्यास मिटाने, कुछ चुस्की भरने और कुछ केवल कुल्ला करने जाते हैं। व्यवहारिक समझ
हमने 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जन्म लिया। हमारे पास छू चख देख सूंघ और सुनकर महसूस करने की क्षमता है, पर सफल लोगों के पास एक छठी इंद्री भी होती है जिसे व्यवहारिक समझ कहते हैं। चीज़ों को उनके वास्तविक रूप में देखने और उनसे संबंधित कार्यवाही को सही ढंग से करने की क्षमता ही व्यवहारिक समझ है। यदि आदमी में व्यवहारिक समझ न हो तो शिक्षा और ज्ञान व्यर्थ चले जाते हैं। बिना शिक्षा के बिना व्यवहारिक बुद्धि हासिल की जा सकती है, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि के बिना अच्छी से अच्छी शिक्षा भी किसी काम की नहीं। भरपूर व्यवहारिक बुद्धि का होना ही बुद्धिमत्ता कहलाता है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए यहीं तक। अब आगे की स्टोरी अगले चैप्टर में बताएंगे। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।